तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो अपने चल रही है क्लास फिजिक्स की, जिसमें अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, बेसिक पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध क्या होता है, धारा कैसे बहती है, वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो उसमें अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, एक चीज़ अपन ने पढ़ी थी कि भाई धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई धारा का प्रवाह बनाए रखने के लिए या फिर धारा का प्रवाह होने के लिए अपने को क्या चाहिए, विभव चाहिए। कौन से विभव चाहिए? एक उच्च विभव चाहिए, एक निम्न विभव, जिसको बोलते हैं विभवांतर। जिसको क्या बोलते हैं? विभवांतर। उच्च विभव और निम्न विभव में अंतर को बोलते हैं विभवांतर। तो ये विभवांतर आएगा कहाँ से, ये विभवांतर देगा कौन? तो एक्चुअली ये विभवांतर कौन देता है? ये विभवांतर देता है बैटरी, जो अपने घर पे वगैरह कुछ अपन बोलते हैं सेल वगैरह जो भी चीज़ है, ठीक है, या फिर अपना वोल्टेज सप्लाई कुछ भी हो, ठीक है, बैटरी हो या फिर वोल्टेज सोर्स हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ से अपने को मिलता है विभवांतर, ठीक है। अगर जैसे कि सेल है तो सेल देगा विभवांतर। अगर अपने घर में जो लाइट आ रही है तो बिजली के तार वो क्या देंगे, वो अपने आप में विभवांतर देंगे, ठीक है। तो अपने को विभवांतर बाहरी सोर्स से मिलता है, यानी कि बैटरी या फिर कुछ दूसरा वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो वहाँ से अपने को मिलेगा विभवांतर। और ये विभवांतर मिलेगा तभी क्या होगा, तभी उसके बाद जो अपना तार होगा उसमें धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो विभवांतर मिल गया V, धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होगी I। और एक होता है तार का प्रतिरोध, आपको पता है उसमें कि भाई जब धारा बहेगी तो विरोध भी होगा। तो इस V, I और R में कुछ ना कुछ संबंध भी तो होना चाहिए। उस संबंध को किसने बताया? उस संबंध को बताया किसने? ओम ने। ये ओम भाई साहब है, उन्होंने क्या बताया? इस संबंध को बताया, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि भाई यदि किसी चालक, ओम भाई साहब ने क्या बोला कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब होती है जो मतलब चीज़ें जैसे कि ताप हुई, लंबाई, क्षेत्रफल, दाब, ये सारी क्या है? भौतिक अवस्था है, ठीक है। समान रहे, क्या रहे? समान रहे। तो उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, मतलब ये चालक है कोई, ठीक है, ये चालक देख लो, इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर कितना है? देखो, अगर ये यहाँ का V1 है, यहाँ का V2 है, तो दोनों के विभव में अंतर क्या हो जाएगा? विभवांतर V=V1 - V2। तो उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात, तो जो प्रवाहित होने वाली धारा है ना, उसका अनुपात उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि भाई सिंपल से इसके कहने का मतलब ये कि सर किसी तार पर यदि विभवांतर कितना है? V है, और अगर उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है तो V/I किसके बराबर होता है? R के बराबर, प्रतिरोध के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो V/I R के बराबर, और R क्या होता है? नियत होता है। R प्रतिरोध क्या होगा? नियत होगा। कब, किस कंडीशन में नियत होगा? जब भौतिक अवस्था है ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, दाब अगर स्थिर रहे। अगर ताप भी नहीं बदल रहा, लंबाई भी नहीं बदल रही तार की, क्षेत्रफल भी नहीं बदल रहा, दाब भी नहीं बदल रहा, और भी कुछ चीज़ें, ठीक है, वो नहीं बदल रही, तो क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा? नियत रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई V/I विभवांतर अपन धारा का अनुपात क्या रहता है? नियत रहता है। कोई ये कहेगा सर कहीं पे तो परिभाषा में ये लिखा हुआ है कि होने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। नियत लिखो या प्रतिरोध लिखो, नियत क्या चीज़ है? वो नियत क्या है? जब आप लिखते हो कि नियत को हटाते हो तो वो नियतांक क्या आता है? नियतांक क्या आता है? प्रतिरोधी होता है। जो अपन नियतांक की बात करते हैं वो नियतांक होता है क्या? प्रतिरोधी होता है, ठीक है। तो उसको ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसी शब्द में लिखा जाए, बात समझने की होती है, ठीक है। हाँ, और जिस दिन आप इस प्रकार से समझ के पढ़ना स्टार्ट हो गए ना, बुक की लैंग्वेज को रटने के बजाय समझ के पढ़ना स्टार्ट हो गए ना, उस दिन फिर फिजिक्स बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। तो V/I किसके बराबर होता है? R के बराबर। और R क्या होता है? नियत होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये चीज़ें सेम रहेगी, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, दाब, तो ये R अपने आप में क्या बन जाएगा? नियतांक बन जाएगा, इसका मान चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो V/I = R, V=IR, V=IR। अब देखो यहाँ पर ये चालक तार है, ठीक है। इस चालक तार में यहाँ से लगाकर यहाँ तक कोई ना कोई कुल मिला के ये R प्रतिरोध है। कितना है टोटल प्रतिरोध? अगर लंबाई L है,
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो आर ये जोड़ के जो रो L/A, ठीक है, तो वो मान आ जाएगा आर का। तो ये मान अपने पास होता है यहाँ से लगाकर यहाँ तक का प्रतिरोध, फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक का विभवांतर कितना है, V है, और तो इसमें धारा कितनी होगी प्रवाहित, V = IR, V = IR, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है जिसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, आप कंफ्यूज ना हो। आपको एक्चुअली में कहीं पर भी देखो, आपके मैक्सिमम टीचर ने वगैरह ऐसे बताया होगा कि भाई सिरों के ऊपर, किसी तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, किसी तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, I के समानुपाती होता है, ठीक है। मतलब ये अपन ऐसे पढ़ते हैं कि भाई किसी तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, लेकिन ये वाक्य उतना सही नहीं बैठता। ये वाक्य यहाँ से दिखने से लग रहा थोड़ा बहुत ठीक है सर, सही हो सकता है, तो उतना सही नहीं बैठता। कारण क्या है कि समानुपात आता है ना, समानुपात में होता है हमेशा जो आउटपुट होता है समानुपाती होता है इनपुट के। अपन कुछ भी इनपुट देते हैं, ठीक है, मतलब इनपुट देते हैं तो अपने को क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है। इनपुट देते हैं तो क्या मिलता है अपने को, आउटपुट, यानी कि जो आउटपुट होता है वो समानुपाती होता है इनपुट के। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा इन V और I में से पहले क्या आता है कि सर पहले धारा बनती है या वोल्टेज बनता है। तो देखो ध्यान रखना, हमेशा पहले विभवांतर होता है, वोल्टेज आता है पहले हमेशा क्या आता है, वोल्टेज आता है, ठीक है। पहले हमेशा क्या आता है, वोल्टेज आता है। धारा कभी भी पहले नहीं आती, पहले हमेशा वोल्टेज आता है, और वो वोल्टेज अप्लाई होता है तो धारा बनती है। ये बात दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। जब वोल्टेज आता है तो वोल्टेज जब चालक या कुछ भी आपका इक्विपमेंट वगैरह कुछ भी दिया हो उस पर अप्लाई होता है तो बनती है धारा, तो इसका मतलब अपना इनपुट क्या हुआ, अपना इनपुट होता है, जो अपन इनपुट देते हैं ना, इनपुट अपन देते क्या है, वोल्टेज देते हैं, और अपने को मिलता क्या है, धारा मिलता है। तो I समानुपाती V होता है। रियल चीज़ एक्चुअली ये है, मतलब रियल मायने में बोले तो ये होता है कि भाई किसी तार में प्रवाहित होने वाली धारा उसके ऊपर आरोपित या फिर उस पर अप्लाइड विभवांतर के समानुपाती होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट की चीज़ थी, लेकिन खैर आपको इस चीज़ में इतना कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। मैं चाहता था कि आपको बता दूँ चीज़ें, ठीक है। इस प्रकार का कोई सवाल पूछ के आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि मतलब 12th लेवल तक ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि भाई किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जबकि रियल चीज़ ये होती है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस पर अप्लाइड या फिर उसके ऊपर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। तो मतलब अगर रियल में देखें तो सही चीज़ क्या होती है, ये होती है, ठीक है। ये सिर्फ एक बताने की बात थी। इससे क्या है, आपका कंफ्यूजन वो वाला दूर हो जाता है कि भाई पहले कौन आता है, पहले वोल्टेज आता है, धारा आती है, ठीक है। हाँ, बाकी यहाँ से तो अपने को दिख क्या रहा है, यहाँ से तो अपने को यही दिख रहा है, V समानुपाती I, ठीक है। V समानुपाती I ये दिख रहा है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, R को एक नियतांक मान के चल रहे हैं, जबकि रियल में नियतांक ऐसे R नहीं होगे, कुछ और चीज़ें होती है। खैर आपको उन चीज़ों के बारे में डीप में जानने का काम नहीं है, आपके 12 लेवल के हिसाब से इतना समझ लो बस, V समानुपाती I होता है, ठीक है। भले आप कुछ भी बोलो कि उसमें उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती या फिर धारा विभवांतर के समानुपाती, अभी आपके 12 लेवल के लिए ठीक है। लेकिन मैंने इसलिए बताया कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर रहे। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पहले आता कौन है, पहले हमेशा वोल्टेज आता है। पहले कौन आता है, वोल्टेज। वोल्टेज कहाँ से आता है, कोई भी बैटरी वोल्टेज देती है या फिर कहीं पे अपने जो एक्सटर्नल जो अपने घर में जो वोल्टेज सप्लाई होता है, ठीक है, वो आता है। फिर उससे क्या बनती है, धारा बनती है। उससे क्या बनती है, धारा बनती है। वोल्टेज हमेशा रहेगा, ठीक है। अगर उसको शॉर्ट सर्किट मिल गया तो फिर धारा बहने लग जाती है, ठीक है। हाँ, तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चलिए और बढ़ते आगे नेक्स्ट। अब देखो आगे, देखो आपको V समानुपाती I मान के ही चलना है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, ऐसे नहीं कि सर ने I समानुपाती V बताया, I समानुपाती V ही होता है सही, ठीक है। लेकिन आपको चूँकि आपको 12 तक ऐसे ही पढ़ाया जाता है, इसलिए V समानुपाती I मान के चलना है।
और v इज इक्वल क्या हो जाएगा आई आर, v इज इक्वल टू आई आर। वैसे v इज इक्वल टू तो आई आर ही होगा, भले आप i समानुपाती v लो या v समानुपाती i लो, वो तो v इज इक्वल टू आई आर ही होगा। लेकिन आपको क्या मान के चलना है, v समानुपाती i। मैंने जो बताया ना कि i समानुपाती v, एक्चुअली ये अगर समानुपात के नियम से देखें तो क्या होता है कि अपन इनपुट देते तो अपने क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो इनपुट क्या होता है, अपन पहले देते क्या, वोल्टेज देते, फिर क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए भाई पहले आता क्या है, तो पहले वोल्टेज आता है, फिर आता है करंट, ठीक है। हाँ, बाकी ज़्यादा सोचना नहीं है कि सर नहीं तो हमने तो सर 12th में ऐसे पढ़ा, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। जो मैंने बताया वो रियल चीज़ है, वो फैक्ट है। लेकिन अभी आपको 12th तक के लिए इतना काफ़ी है। तो v समानुपाती i और v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू क्या हो गया, आई आर। हाँ, बस इतना ध्यान रखना कि आपको कोई पूछे ना कभी कि पहले क्या आता है, तो पहले अपन वोल्टेज देते हैं, फिर बनता है करंट। बस दिमाग में ये बात फिट कर लेना, ठीक है। कभी करंट नहीं दिया जाता, ठीक है। कभी करंट वहीं पर होगा जहाँ वोल्टेज होगा, समझ गए। करंट वहीं पर होगा जहाँ वोल्टेज होगा। तो v इज इक्वल टू आई आर। अब देखो अपने पास एक ग्राफ होता है, शायद बायो वाला तो नहीं पढ़ते होंगे, मैथ्स वाले अच्छे से पढ़ते होंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स वाला ग्राफ, y इज इक्वल टू एम एक्स। वाई इज इक्वल टू एम एक्स मतलब कैसा होता है, एक सरल रेखा ग्राफ होती है, ये सरल रेखा ग्राफ होती है जहाँ वाई एक्स 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 और ये कोण अगर थीटा है, ये कोण अगर ये सरल रेखा इस एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है, थीटा बना रही है, तो ये क्या हो जाएगा, m बराबर होता है tan थीटा। m बराबर कितना हो जाता है, tan थीटा, ठीक है। या फिर उसी प्रकार v और i में अगर तुलना करके ग्राफ बनाए तो y की जगह v, i की जगह x की जगह i, और जो ये थीटा है वहाँ पर थीटा की जगह थीटा। लेकिन यहाँ पर अपने m की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस m की जगह r आ जाएगा, r tan थीटा, ठीक है। अब देखो वैसे जो बायो वाला है तो उनको कोई ऐसे कोई ये टफ चीज़ नहीं है, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। y है और ये i है, ठीक है। तो अपने को पता है कि भाई जैसे जैसे i का मान बढ़ेगा, i का मान बढ़ेगा, देखो यहाँ पर देखो i का मान बढ़ेगा तो v का मान भी बढ़ेगा। यहाँ से अगर i बढ़ाओगे, यहाँ पे i बढ़ाओगे तो यहाँ v भी बढ़ेगा, ठीक है। तो बस वही हो रहा है, आप i की दिशा में जा रहे हो ऐसे तो v भी बढ़ रहा है, तो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तो अगर ये कोई पूछे कि भाई विभवांतर और धारा में ग्राफ कैसा होता है, वो होता है सरल रेखा। विभवांतर और धारा में ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखीय ग्राफ होता है, ठीक है। हाँ, विभवांतर और धारा में ग्राफ कौन सा होता है, सरल रेखीय ग्राफ। तो ये देखो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, r इज इक्वल टू tan थीटा। मतलब tan थीटा कैसे हुआ, देखो सिंपल सी बात बताऊं, अगर कोई ये बिंदु ले लिया, यहाँ वाला कोई बिंदु ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा, अगर यहाँ देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, v आएगा, छोटा सा v में से जो भी वैल्यू है वो आएगी, ये क्या आएगा, i आएगा, ठीक है। तो लंब बटा आधार कितना हो जाए, tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा किसके बराबर होता है, r के बराबर, किसके बराबर, r के बराबर, ठीक है। हाँ, ये समझ गए, यहाँ पे शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। धारा बढ़ रही है तो विभवांतर भी बढ़ेगा, ठीक है। और ये प्रतिरोध क्या रहेगा, हमेशा नियत रहेगा, क्योंकि देखो आप कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर क्या करो, थीटा निकाल सकते हो। अगर यहाँ से निकालो तो यहाँ से करोगे तो भी थीटा तो वही रहेगा, लंब बटा आधार हमेशा, क्योंकि हमेशा क्या हो रहा है, v और i का अनुपात नियत रहेगा, समझ गए। v बढ़ रहा है तो i भी बढ़ रहा है। भाई जैसे कि पहले यहाँ पे था कि भाई 4/2 था इस बिंदु पे, तो आगे जाके क्या हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा इस बिंदु पे, और इस बिंदु पे लोगे तो 16/8 हो जाएगा। लेकिन रियल में इसका अनुपात रहेगा कितना, लास्ट में 2 ही रहेगा। ये 2 क्या है, प्रतिरोध है, और ऊपर वाला क्या है, v है, नीचे वाला क्या है, i है, समझ रहे हो। ये भाई i बढ़ रहा है तो v भी बढ़ रहा है, इसका मतलब कि r क्या रह रहा है, नियत रह रहा है, r हमेशा नियत रह रहा है। क्यों, क्योंकि थीटा क्या है, नियत है, देखो थीटा हमेशा नियत रह रहा है, ठीक है। तो r बराबर क्या होता है, tan थीटा, बस बात खत्म। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़, ये तो कब है, जब भाई r नियत है। अब मैंने क्या किया, 2 स्थिति ले ली। एक स्थिति में क्या था, तापमान, ये टेम्परेचर है, ताप T1, दूसरी स्थिति में क्या था, ताप T2 था। कि भाई मैंने
ये ग्राफ दो स्थिति में बना है। एक स्थिति में तो मैंने ताप T1 लिया कि भाई उस स्थिति पे क्या बन रहा है, उसके बाद लिया ताप T2। तो अपने को पता है कि तापमान बदलेंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध बदलेगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं तापमान। तो तापमान बदलेंगे तो प्रतिरोध बदलेगा। तो अपन इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं। कि ग्राफ से कैसे समझेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखो, ये ग्राफ है ताप T1 का, किस पे, ताप T1 का, और ये ग्राफ है ताप T2 का, ठीक है। तो अपने को यहाँ से एक चीज़ मालूम पड़ती है कि ताप अगर T1 बड़ा होगा T2 से, तो अपन ये बात किसके लिए कर रहे हैं, ये जो नियम किसके लिए पढ़ रहे हैं, चालकों के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये प्रतिरोध का नियम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ओम का नियम, चालकों के लिए। तो चालक में क्या होता है, चालकों में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है चालकों में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा R2 से। अगर इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, तो R1 क्या होगा, बड़ा हो जाएगा R2 से होना चाहिए। भाई साफ दिख रहा है ना भाई। अगर T1 ज़्यादा है T2 से, तो T1 का प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा इससे, T2 से, यानी कि R1 बड़ा होगा R2 से। और जब अपने को पता है कि R1 बड़ा होगा R2 से, तो इसका मतलब R1 क्या होगा, tan θ1, और R2 क्या होगा, tan θ2। तो tan θ1 बड़ा होगा tan θ2 से, और यदि tan θ1 बड़ा है tan θ2 से, इसका मतलब क्या है, θ1 बड़ा है θ2 से। तो देखो यहाँ पे एक ग्राफ में दिख रहा है अपने को, इसका मतलब क्या होगा, जो ग्राफ आएगा तो T1 का ग्राफ ऊपर आएगा, T2 का ग्राफ नीचे आएगा। समझ गए, इस चीज़ को देख लेना। तो ये है तापमान को अगर बदल दिया जाए तो, ठीक है। ये तापमान है, ध्यान रखना, ये तापमान है, ये क्या है, तापमान। अब देखिए एक बात और ध्यान में, ये नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। ये जो ओम का नियम है, ये सभी के लिए सत्य नहीं है। ये जो सार्वत्रिक नियम नहीं है कि सभी जगह लगेगा ही, ठीक है। ये केवल और केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। उसके अलावा कुछ अर्धचालक भी होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की धातु भी होती है, तो उन सभी के लिए ये सत्य नहीं है, ठीक है। ये केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। जैसे कि अर्धचालक अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग इक्वेशन आएगी, ठीक है। V = IR वाला ये फॉर्मूला फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो ये नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है, ठीक है। हाँ, बाकी जो भी धातु चालक अगर कहीं पर भी दिखे तार वगैरह, तो वहाँ पर ये नियम लागू होगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, और आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो ये न्यूमेरिकल देख लो, ठीक है। सिंपल सा है, फार्मूला बेसिस पे है। मैंने बता दिया ताकि आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, एहसास हो जाए कि चीज़ें कैसे होती है, ठीक है। यदि किसी तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है, 3 वोल्ट है। कितना है, 3 वोल्ट। तथा तार का प्रतिरोध कितना है, 2 ओम का है। तार का प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। तो तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। तो तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। तो देखो अपने को क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है, विभवांतर 3 वोल्ट, R कितना, 2 ओम दिया हुआ है। V = कितना होता है, IR। तो यहाँ से I बराबर कितना आ जाएगा, V/R। तो V कितना, 3 वोल्ट, और 2 कितना है, 2 ओम्स में है R। तो 3/2 1.5, और धारा किसमें थी, एम्पियर में। तो एम्पियर के लिए क्या लिख दिया, A। बस बात खत्म, ठीक है। अब देखो समझते हैं इंपॉर्टेंट एक चीज़। अभी तक तो अपन ने देखा था, इसको ध्यान से समझना थोड़ा, कि एक तार होता है, ठीक है। इस तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, R। ये जो चालक तार है उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। लेकिन चूंकि ये चालक तार है, अपन किसका तार लेते हैं, या तो तांबे का लेते हैं, कॉपर, या फिर एल्यूमिनियम। तो उसका ये प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। समझ गए, ये प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। तो अपन क्या करते हैं, मतलब अपना जो सर्किट होता है ना, विद्युत परिपथ, अपने जो मोबाइल का चार्जर ले लो, या फिर कुछ भी अपना टीवी, या फिर कुछ भी अपने घर पे जो सर्किट होते हैं, या फिर जो इक्विपमेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, एक चीज़ होती है, आपने देखा होगा, कुछ ऐसा करके कुछ होता है, ऐसे तार होता है, ऐसे कहीं लगा होता है, और आपने देखा हो तो शायद इस प्रकार का, जिसमें ऐसे थोड़ी बहुत लाइनिंग वगैरह होगी, होती है, पट्टी वगैरह ऐसे। आप अगर नहीं हो तो मतलब क्या कर सकते हो, एक गूगल पे सर्च कर लेना प्रतिरोध, या फिर रेजिस्टेंस करके सर्च कर लेना, आपको इतने छोटे छोटे दिख जाएंगे, ठीक है।
वो क्या होता है, जिनके ऊपर गोल गोल लाइन होती है, मतलब ठीक है, उनको बोलते हैं प्रतिरोध एक्चुअली। इनको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। अब आप कहोगे सर ये एक प्रतिरोध तो ये तार वाला एक प्रतिरोध ये, तो ये प्रतिरोध क्या होता है, अपन बनाते हैं, जानबूझ के तैयार किया गया प्रतिरोध। कारण ये है कि जो सर्किट होता है अपना, जो विद्युत परिपथ या फिर अपने जो इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, अपने कुछ भी चार्जर, टीवी वगैरह जो भी है, ठीक है, रेडियो, तो उनकी जो होती है, जो सर्किट बोर्ड होता है, जो प्लेट होती है, उस प्लेट पर ये ऐसी एक चीज़ होती है। उसको काम में इसलिए लेते हैं क्योंकि अपने क्या होता है, धारा को नियंत्रित करना होता है, धारा को नियंत्रित करना होता है, कंट्रोल करना होता है, ठीक है, क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रतिरोध काम में लेते हैं वहाँ पर। तो चूँकि तार में तो प्रतिरोध कम होता है, ठीक है, और भाई तार तो आपने ले लिया, तांबे का तार, तांबे का 2 मीटर का तार, 3 मीटर का तार, तो सारे जो भी आप 2 मीटर 3 मीटर के तार लोगे उन सभी में क्या होगा, प्रतिरोध समान ही होगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए, जरूरत के हिसाब से प्रतिरोध चाहिए होता है कि भाई कहीं पर अपने कुछ सर्किट में 2 ओम चाहिए, कहीं पर 3 ओम चाहिए, कहीं पर 5 ओम चाहिए, तो उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, प्रतिरोध बनाते हैं। तो ये है मानव निर्मित प्रतिरोध जो इंसान बनाता है। और जो तांबे के तार वगैरह में है प्रतिरोध, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली होता है, ठीक है, वो क्या होता है, नेचुरली होता है। तो अपन जो सर्किट में काम में लेते हैं प्रतिरोध, वो ये काम में लेते हैं, ठीक है, ये प्रतिरोध काम में लेते हैं। अब देखो बात क्या होती है, ये प्रतिरोध तो ये होता है एक्चुअली में, प्रतिरोध तो सिर्फ ये वाला भाग होता है, कौन सा, ये वाला भाग, प्रतिरोध तो क्या होता है, ये वाला भाग होता है। लेकिन ये प्रतिरोध जिस तार से जुड़ा होता है, वो तार किसका होता है, तांबे का होता है, ये वाला तार, ठीक है भाई, प्रतिरोध तो ये वाला हो गया, ये वाला किसका होता है, तांबे का। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, मैंने बताया ना कि भाई चालक तार है, तांबे का तार, तो इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, आर बहुत कम होता है, वेरी वेरी लेस, बहुत कम होता है आर, क्योंकि चालक होता है तो इसलिए प्रतिरोध बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो क्या होता है, अगर इस पूरे का, इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध अगर मान लो कि भाई स्मॉल आर है, छोटा सा, इस तार का पूरे का मिला के, और इसका प्रतिरोध आर है, तो ये क्या, आर बहुत छोटा होता है, तो अपन इसको, इस आर को ही मानते हैं, इस आर को अपन क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं, ठीक है, समझ गए ना। इस आर को अपन, इस जो चालक तार अपन तो जोड़ा है, इसको अपन क्या करते हैं, इसकी तुलना में नगण्य मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने माना कि भाई ये तार पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक प्रतिरोध आर है, और ये जो प्रतिरोध अपन ने जो बनाया है उसका प्रतिरोध आर है, बड़ा वाला आर, ये स्मॉल आर, तो ये बड़ा वाला आर बहुत बड़ा होता है इस स्मॉल आर से, तो अपन क्या करते हैं, इस स्मॉल आर को अप्रोक्सीमेट 0 मान सकते हैं कि भाई ये इसकी तुलना में 0 है। 0 होता नहीं है भाई, ठीक है, 0 कभी नहीं होता, किसी भी तार का या किसी भी चालक का प्रतिरोध 0 नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है, प्रतिरोध 0 नहीं होता। अगर प्रतिरोध 0 हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, आर 0, तो 0 से भाग दोगे, धारा कितनी बहेगी, अनंत धारा, और अनंत धारा बह गई ना भाई साहब, पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी, सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है, बस अपन ये करते भाई इसकी तुलना में इसको नगण्य मानते हैं, ठीक है, मान होता है कुछ ना कुछ बहुत कुछ, लेकिन उसको अपन अप्रोक्सीमेट 0 मान के चलते हैं, रियल में 0 नहीं होता। लेकिन अपन जब कैलकुलेशन करेंगे, सवाल करते हैं, तो उसमें कि भी ये तार लगा हुआ है, तो तार का प्रतिरोध, ये तार जो जुड़ा हुआ है इस प्रतिरोध से, तो उसकी तुलना में इसको 0 मान के चल सकते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ ये तार दिया हुआ है, अगर ये नहीं होता, ये प्रतिरोध नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ तार होता है ऐसे, तो फिर इसकी वैल्यू को अपन मानते हैं, समझ गए। लेकिन चूँकि ये और ये दोनों दिया हुआ, तो इसकी तुलना में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो इसलिए अपन इसको ही मानेंगे, इसको 0 मान के चलते हैं, ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो अब अपन क्या करते हैं, सर्किट में इस प्रकार का प्रतिरोध जो अपना परिपथ होता है, विद्युत परिपथ, उसमें इस प्रकार के प्रतिरोध अपन काम में लेते हैं, ठीक है। तो फिर इन प्रतिरोधों को अपन अपनी डिमांड के हिसाब से क्या करते हैं, लगाते हैं। जैसे कि भाई ये प्रतिरोध होते हैं, इनका मान फिक्स होता है, जैसे कि आपने इसको 3 ओम का बना दिया, अगर आपने इसको एक बार इसको 3 ओम का बना दिया, तो ये 3 ओम का ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ठीक है, ये 3 ओम का ही रहेगा। फिर आपने कोई क्या कर दिया, दूसरा प्रतिरोध बना दिया, ऐसे कैसे, दूसरा प्रतिरोध आपने बना दिया ऐसे कैसे, ठीक है, वो बना दिया 2 ओम का, तो ये भी हमेशा 2 ओम का रहेगा, बदलेगा नहीं। अब जैसे कि आपको सर्किट में जो विद्युत परिपथ है, कहीं पर 5 ओम प्रतिरोध की जरूरत है, और अपने पास 5 ओम का प्रतिरोध नहीं है, लेकिन अपने पास 2 ओम का है और एक 3 ओम का है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मिला के आप चाहोगे कि 5 ओम का प्रतिरोध बन जाए, इन दोनों को मिला के 5 ओम का प्रतिरोध बन जाए, तो इसके लिए क्या करोगे, इनको जोड़ोगे,
इनको जोड़ोगे। तो इनके जोड़ने का भी एक तरीका होता है। एक तो क्या कर सकते हो आप इनको समांतर में जोड़ सकते हो, एक होता है सीरीज में जोड़ सकते हो। एक कैसे जोड़ सकते हो समांतर में, एक जोड़ सकते हो सीरीज में, ठीक है। तो अब देखो वही अपन पढ़ते हैं कि प्रतिरोधों को समांतर और सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। एक बात और, अपन है ना हमेशा इस प्रतिरोध को दिखाने के लिए अपन ऐसे ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे ऐसे लिखते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ चीज़ें, ठीक है। प्रतिरोध को कहीं पर दिखाना हो तो इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कोई प्रतिरोध बना हुआ, कौन सा वाला, ये वाला, या फिर कुछ भी भले ही पूरे तार का भी एक जगह मान लो तो भी इस फॉर्म में दिखा सकते हो। सर्किट में जो विद्युत परिपथ होगा वहाँ पे आपको अगर प्रतिरोध दिखाना है तो वो ऐसे ऐसे करके दिखाना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी होती है। तो चलो अब अपन पढ़ते हैं कि भाई इनका संयोजन कैसे होता है, इनका संयोजन कैसे होता है। अब देखो पढ़ते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो मैंने बताया आपको कि प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं, क्योंकि अपने को क्या करना होता है, विद्युत परिपथ में कुछ प्रतिरोध का मान चाहिए होता है कि भाई जैसे कि मेरे को 100 ओम चाहिए, तो मैं 100 ओम का तो प्रतिरोध, अब जरूरी नहीं कि मेरे पास हो, तो मेरे पास अगर 10 ओम के प्रतिरोध है तो उसमें 10 ओम के अगर 10 प्रतिरोध है तो उनसे मिला के मैं 100 ओम का प्रतिरोध बना सकता हूँ। तो इसीलिए अपने को प्रतिरोध का संयोजन करना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब देखो प्रतिरोधों का संयोजन, अब मैंने माना कि मेरे पास 2 प्रतिरोध है, कौन से, एक तो R1 है जिसका एक सिरा A1 दूसरा सिरा B1, एक R2 है जिसका एक सिरा A2 दूसरा सिरा B2। अब देखो ये जो पूरा है ना तार, अभी एक्चुअली में रियल में क्या है, यहाँ पे एक तार, ये बीच में क्या है चीज़ है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक तार है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक तार, ये वाला सिर्फ प्रतिरोध है। लेकिन मैंने बताया ना कि इसकी तुलना में ये वाला और ये वाला लगभग नगण्य, शून्य मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए पूरे A1 से B1 तक का प्रतिरोध क्या होता है, अपने R1 ही मान के चलते हैं, जब तक कि कुछ स्पेशली डिफाइन करके दिया हुआ नहीं हो। A2 B2 R2, ठीक है। तो अब देखो इनको 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, कैसे, एक तो श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। एक तो श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है। श्रेणी क्रम मतलब क्या होगा कि भाई इस प्रतिरोध का इसका एक सिरा इसके दूसरे सिरे से जोड़ दो, समझ गए, कि इसका एक सिरा इसके दूसरे सिरे से जोड़ दो। यानी क्या किया मैंने, B1 को A2 से जोड़ दिया, बस B1 को A2 से जोड़ दिया। तो अब अपना तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, R, वो किसके बीच में, A1 से B2 के मध्य, A1 से B2 के मध्य। ये जो तुल्य प्रतिरोध R अपन निकाल रहे हैं ना, अब ये दोनों को मिला दिया ना, तो टोटल प्रतिरोध R कि भाई यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितना होगा, तो टोटल कितना जाएगा, R = R1 + R2, ठीक है। अब अगर श्रेणी क्रम में से जोड़ोगे तो टोटल क्या हो जाएगा, R = R1 + R2, ठीक है। क्या हो जाएगा, R1 + R2, और R को क्या बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध। यानी कि ये हो गया अपने श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाए। मतलब ये सिरा B1 को किससे जोड़ा, A2 से, B1 को A2 से, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो अपना जो कुल प्रतिरोध आ रहा है वो R किसके बीच आ रहा है, यहाँ से लगाकर अब यहाँ तक का प्रतिरोध हो जाएगा R, वो R किसके बराबर होगा, R1 + R2। अब दूसरा तरीका होता है समांतर में जोड़ने का। समांतर में मतलब जैसे कि भाई पहले तो अपने क्या श्रेणी में जोड़ा, एक प्रतिरोध ये दूसरा ये, तो मैंने इसको जोड़ा कैसे, ये, जैसे कि एक प्रतिरोध ये दूसरा ये, तो मैंने इसको ऐसे जोड़ा, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया। अब मेरे को जोड़ना, ये तो हुआ श्रेणी, अब मेरे को जोड़ना समांतर में। समांतर में जोड़ते हैं ऐसे, ऐसे जोड़ना, इसको बोलते हैं समांतर। मतलब देखो ये वाला, इसकी जो टोपी है, कैप है, वो सेम दिशा में, इसके पीछे वाला भाग सेम दिशा में, ठीक है। ये हो गया समांतर। समांतर ये हो गया सीरीज, इसका ये, इसकी टोपी, इसका ये भी टोपी, ठीक है। तो देखो समांतर में जोड़ेंगे ऐसे, मतलब समांतर में कैसे, इसका A1 को A2 से, B2 को B1 को B2 से, ठीक है। तो क्या आएगा, उस केस में फार्मूला बनता है कि भाई 1/R = 1/R1 + 1/R2। क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2। अभी जरूरी नहीं कि प्रतिरोध 2 ही हो, आगे भी हो सकता है। ये जैसे कि यहाँ पे अगर प्रतिरोध 2 से ज़्यादा हो तो R बराबर क्या होगा, R1 + R2 R3, कितने भी हो आप ऐसे ऐसे जोड़ते जाओगे, ठीक है। अगर 10 भी है तो R10 तक आप जोड़ते जाओगे। अगर ये यहाँ पर ज़्यादा है तो अगर इसको क्या लिखोगे, 1/R1 = 1/R1 1/R2। अगर यहाँ पे एक और प्रतिरोध दिया होता नीचे ऐसे, तो यहाँ क्या होता, 1/R3। ऐसे करके आप
कहीं पर भी जा सकते हो, ठीक है, कितना भी जोड़ सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये हो गया प्रतिरोधों का संयोजन। अब इस प्रकार इनको जोड़ेंगे, ठीक है। अब अपन कर लेते हैं न्यूमेरिकल। सवाल दिया हुआ है कि ये कह रहा है भाई 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध का संयोजन किया जाता है, ठीक है। तो उनके संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो संयोजन दो तरह से हो सकता है, एक तो श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में, ठीक है। अगर मैंने ये दिया होता कि भाई मैं श्रेणी क्रम में संयोजन किया तो सिर्फ यही करना था, अगर मैं समांतर बोलता तो यही करना था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ये बोला कि संयोजन किया है। तो तुल्य प्रतिरोध दो हो सकते हैं। मैंने माना कि भाई यदि मैं इसको श्रेणी क्रम में जोड़ूं, दूसरा यदि समांतर क्रम में जोड़ूं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ना मतलब कैसे हो गया, ये 3 ओम हो गया और ये कितना हो गया 6 ओम, इसको बोलेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ना। समांतर क्रम में बोले तो ये 3 ओम, ये 6 ओम, ठीक है। अब आपको निकालना तुल्य प्रतिरोध, आर तुल्य, यहाँ पर भी आर तुल्य, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो अपने पता है श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू R1 प्लस R2, 3 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर अगर तुल्य प्रतिरोध आर है तो 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। 1/R1 यानी कि 3, R2 यानी कि 6, 1/R करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 6, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3/6, 1/2। तो 1/R बराबर 1/2 यानी कि R बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, R बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है, समझ गए। तो ये है, ऐसे चीज़ों को करना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर 3 भी दे सकते थे तो 3 वैल्यू पुट कर, यानी 4, 5 जो भी जितना भी हो उस हिसाब से आप फार्मूले को बढ़ा सकते हो, अगर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लेक्चर में इतना ही, आगे पढ़ेंगे और बैटरी, और उसके बाद धीरे धीरे अपन आगे, फिर धीरे धीरे ये सब अब तक सिर्फ बेसिक चल रहा चीज़ें मेन, ठीक है। अब आएंगे सर्किट, वोल्टेज निकालना, धारा निकालना, ठीक है, वो अब आगे स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू।